आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि लॉ के स्टूडेंट्स के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई आपकी अवैध संपत्ति पर कब्जा कर ले तो आप कैसे उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी ने अवैध संपत्ति को दान कर दिया तब क्या उस पर वाद दायर किया जा सकता है, केस लगाया जा सकता है। ये विषय जो है ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 जा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। मित्रों, आज के इस विषय को देखने से पहले आइला टॉक्स चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार करके ब्लैक मनी से अर्जित संपत्ति को अवैध संपत्ति कहते हैं, यानी किसी की दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेना वो कहलाता है अवैध संपत्ति। अब चाहे वो भ्रष्टाचार से किया गया हो या फिर किसी और तरीके से किया गया हो, इस अवैध संपत्ति को बेनामी संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेनामी संपत्ति भी कहते हैं। कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के निर्वाह में इतना परिश्रम नहीं करते हैं जितना कि वह भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने और अवैध संपत्ति को सुरक्षित करने में करते हैं। अवैध संपत्ति को छुपाने की हर संभव कोशिश की जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी अवैध संपत्ति को दान कर दिया तब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 जा की परिभाषा को हम देखते हैं। कतिपय मामलों में संपत्ति का संपरण उपधारा 1 की कहती है, न्यायालय द्वारा धारा 105 जा के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात तथा प्रभावित व्यक्ति को, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अपना ये निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं। ये धारा ये कहती है कि जो धारा 105 जा के अधीन न्यायालय ने कारण बताओ सूचना का स्पष्टीकरण यानी कारण बताओ सूचना का एक स्पष्टीकरण जारी किया है, और उसके अंदर अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो प्रभावित व्यक्ति है उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और उसको युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही वो अपना कोई आदेश जारी करेगा, और जारी करने के बाद वो अपने निष्कर्ष को भी अभिलिखित करेगा। अगर प्रश्नगत कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति अपराध का आगम है, यानी कि वो संपत्ति अपराध का कारण है या नहीं है, या अपराध करके उसको हासिल की गई है या नहीं की गई है, इसके ऊपर विचार करेगा। अब इसका एक परंतु भी दिया हुआ है। परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति भी, यानी एक तो हो गया प्रभावित व्यक्ति सीधा सा जो प्रभावित हो रहा है वो, या फिर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को धारित कर रखा है तो ऐसा अन्य व्यक्ति भी वो भी प्रभावित व्यक्ति कहलाएगा। अगर ये लोग न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला अभ्यावेदित नहीं करता है, तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एक पक्षी निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।
यानी न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को अपराध, घोटाला, रिश्वत, भ्रष्टाचार द्वारा कमाई गई संपत्ति के बारे में कारण बताओ नोटिस भेजेगा। अगर प्रभावित व्यक्ति 30 दिन के भीतर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या न्यायालय को संपत्ति के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देता है, तब न्यायालय ऐसी संपत्ति जो अपराध द्वारा कमाई गई है उसके बारे में एक पक्षीय निर्णय देगा। इसकी उपधारा 2 देखते हैं, जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है, वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम निर्णय में अपराध का आगम है और तदनुसार उपधारा 1 के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि जहां न्यायालय को ये पता नहीं चल पाता है कि आरोपित व्यक्ति की कुल संपत्ति में कितनी संपत्ति अवैध है और कितनी वैध है, तब न्यायालय ऐसी संपत्ति को अभिलिखित करेगा एवं उसकी जानकारी प्राप्त करवाएगा। उपधारा 3 देखते हैं, जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है, वहां ऐसी संपत्ति सभी विलंघनों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार को समर्पित हो जाएगी। आसान भाषा में देखिए, अगर अपराध द्वारा कमाई गई संपत्ति कहीं दान कर दी गई है या किसी को उपहार स्वरूप दे दी गई है, तब ऐसी संपत्ति मुक्त कराकर सरकार को समर्पित हो जाएगी। इसकी उपधारा 4 देखते हैं, जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार को समर्पित हो जाते हैं, वहां कंपनी अधिनियम 1956 में यह कंपनी के संगम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों को अंतरित के रूप में तुरंत रजिस्टर्ड करेगी। अगर कोई कंपनी में कोई शेयर अपराध की कमाई से खरीदे जाते हैं, तब कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का ये दायित्व है कि वो ऐसे शेयर को संपत्ति में ट्रांसफ़र कर तुरंत सरकार को रजिस्ट्रेट करेगी। ये अपराध जो है ये गैर ज़मानती है। गैर ज़मानती होने के कारण ज़मानत इसमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए जो कोई भी इस तरह का अपराध करता है इतनी आसानी से ज़मानत याचिका उसकी स्वीकार नहीं होती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि किसी ने अगर किसी अवैध संपत्ति को कब्जे में कर रखा है और उसको दान कर दिया है, तो उसके ऊपर क्या हम केस कर सकते हैं? तो हम केस लगा सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 जा के अंतर्गत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आइला टॉक्स चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।